वो उनको 90,000 मानदेय देने की बात कर रही है, तो कहीं न कहीं ये सरकार युवाओं के लिए नहीं है, जी, जी। विद्यार्थियों के लिए नहीं है। ये सरकार उन योगियों के लिए ही बनी है सरकार, जो इस देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, जो इस देश को तबाह कर रहे हैं, इस देश को पुनः गुलाम बनाने के लिए ये लोग जो लगे हुए हैं, क्योंकि इसके लिए यही बाबा ही लोग काम कर रहे हैं। और ऐसी कोई ट्रेन नहीं मैंने देखी जो है, जितनी भी ट्रेनें गुज़र रही थी स्टेशनों हुँ, से, हुँ, सारे जो है ट्रेनों में हुँ। युवा विद्यार्थी भरे पड़े थे। और वो पहली बात वो बैठने की उनको जगह नहीं थी, लोग लटक करके लोग अपने घर को जा रहे थे, आ रहे थे पेपर देने और पेपर दे करके अपने घर को लौट रहे थे। जो बहुजन समाज के नेता तो हैं, मगर वो बहुजन समाज का वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं। हमारी ये डिमांड है और हमारी ये आपके चैनल से माँग भी करते हैं कि जो राजनीतिक आरक्षण है वो समाप्त कर देना चाहिए। क्योंकि जब राजनीतिक आरक्षण समाप्त होगा, तो जो अभी हमारे जो नेता बन रहे हैं, जो दलाली कर रहे हैं, ये उन तब उनको ये एहसास होगा। साथ सोशल एक्टिविस्ट बुद्धप्रिय पासवान जी हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत करेंगे। बुद्धप्रिय पासवान जी, सबसे पहले आपका बहुत-बहुत स्वागत है। अभी एक योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि अभी पुजारियों का जो वेतन है उसको 3 गुना बढ़ाया जाएगा। मतलब लगभग 90,000 रुपए उनकी तनख्वाह की जाएगी। तो इसको लेकर आप किस तरह देखते हैं कि एक तरफ जो बेरोजगार युवाओं की जो फ़ौज है, वो निर्माण हो चुकी है। आपने देखा होगा वे पेट के पेपर में जिस तरह तमाम स्टूडेंट ट्रेनों में जिस तरह धक्का-मुक्की में गए और उनके पास कोई सुविधाएँ नहीं थी सरकार के पास। तो किस तरह इसको देखते हैं और पुजारियों को वेतन को लेकर कि जिस तरह उनको वेतन बढ़ाए जा रहे हैं, उनकी ना कोई परीक्षाएँ होती हैं, ना कुछ भी, वेतन बढ़ा दिया जाता है। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने जो सवाल किया है, उस सवाल के संदर्भ में जो मैं बात रखने से पहले अभी जो आपने ये बात कही कि जो सरकार पुजारियों को 90,000 रुपए उनको मान देने की बात कर रही है। तो अगर वो उनको 90,000 मानदेय देने की बात कर रही है, तो कहीं न कहीं ये सरकार युवाओं के लिए नहीं है, जी, जी। विद्यार्थियों के लिए नहीं है। ये सरकार उन योगियों के लिए ही बनी है सरकार। जो इस देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, जो इस देश को तबाह कर रहे हैं, इस देश को पुनः गुलाम बनाने के लिए ये लोग जो लगे हुए हैं, क्योंकि इसके लिए यही बाबा ही लोग काम कर रहे हैं। और ये देश अगर डेवलपमेंट हुआ 1950 के बाद आज बड़े पैमाने पे जो प्रगति दिखती है देश की, तो वो प्रगति विद्यार्थी युवाओं की वजह से दिखती है। और ये प्रगति इस देश के जो चलाने वाले सरकार है, जो वर्तमान में सरकार है, वो एससी, एसटी, ओबीसी की सरकार नहीं है, ये उनके लिए सरकार नहीं है। ये ब्राह्मणों की सरकार है और इस देश में जो लोकतंत्र संविधान के अंतर्गत जो कायम किया गया है, ये उस पे कोई काम कर नहीं रहे हैं। तो ये बाबाओं को इतना जो बढ़ावा दे रहे हैं, जो बाबा अपराधी है, जो है व्यभिचारी है, ऐसे बाबाओं को इतना वो इनका मनोबल बढ़ा के रखी हुई है सरकार और आए दिन उनके लिए तमाम ऐसे सुविधाओं का वो प्रावधान कर रही है, जिससे समाज में और समस्या निर्माण हो रही है। रही सवाल विद्यार्थियों की, तो ये भी जो वर्तमान का जो विद्यार्थी है, एक तो उनके पास जो शिक्षाएँ होनी चाहिए थी, वो शिक्षाएँ नहीं हैं। कहने के लिए वो पढ़े-लिखे ज़रूर हैं, लेकिन जो वास्तविक पढ़ाई होनी चाहिए थी, वो वास्तविक पढ़ाई नहीं है, केवल किताबी पढ़ाई है और किताबी पढ़ाई की वजह से ही देश में बेरोज़गारी निरंतर बढ़ रही है। और वर्तमान की सरकार जो है धार्मिक एजुकेशन, जो धार्मिक शिक्षा है, उसको उसको केवल दे रही है। क्योंकि इस देश में जो व्यवस्था में जो आज की तारीख में है, जो शासन सत्ता चला रहे हैं, उनकी व्यवस्था धार्मिक है। तो धार्मिक व्यवस्था है, इस वजह से वो धार्मिक में काम करने वाले लोगों को वो बढ़ावा दे रहे हैं। तो धार्मिक व्यवस्था को प्रस्थापित करना, बरकरार रखना, ये बाबा लोग ही कर रहे हैं और जो वर्तमान के बाबा हैं, वो वही लोग हैं। जी, तो आपको नहीं लगता कि जिस तरह बेरोज़गारी की जो प्रकाष्ठा है वो बड़े पैमाने पे है, आप एक स्टूडेंट भी हैं, जिस तरह देखने को मिलता है कि फिर भी युवाओं को क्यों एहसास नहीं है, आज की डेट में देखने को मिलता है कि धक्का-मुक्की में लगभग अभी पेट का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें बहुत सारे लोग धक्का-मुक्की खाते हुए एग्ज़ाम सेंटर 500 किलोमीटर, 200 250 किलोमीटर पे बनाया गया। इसको लेकर किस तरह देखते हैं? उनको एहसास क्यों नहीं है? वो जब मतदान देने की बारी आती है तो सही प्रतिनिधि क्यों नहीं चुन रहे हैं? क्या कारण है? देखिए, ये बात सही है कि जो है वर्तमान जो विद्यार्थी है, अभी जो पेट हुआ है कल-परसों में जी। और उस पेट के पेपर में अगर जो देखी गई, जो बड़े पैमाने पे विद्यार्थी और युवा ही रहे और ज़्यादातर हायर एजुकेशन के लोग रहे, वो भी हाई स्कूल, इंटर के स्टूडेंट नहीं रहे। हुँ, जो ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए हैं, एमटेक, बीटेक यहाँ तक पीएचडी किए हुए लोगों ने हुँ। पेट का पेपर दिया।
और ऐसी कोई ट्रेन नहीं मैंने देखी जो है, जितनी भी ट्रेनें गुजर रही थी स्टेशनों से, सारे जो है ट्रेनों में युवा विद्यार्थी भरे पड़े थे। और वो पहली बात वो बैठने की उनको जगह नहीं थी, लोग लटक करके लोग अपने घर को जा रहे थे, आ रहे थे पेपर देने और पेपर दे करके अपने घर को लौट रहे थे। तो ये चीज़ देखने को मिली। तो यही अगर ये हालाँकि इन युवाओं को अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठाने की ज़रूरत है कि सरकार जबकि ये दायित्व सरकार की ही ये ज़िम्मेदारी होती है युवाओं को रोज़गार देने की, विद्यार्थियों को रोज़गार देने की, लेकिन सरकार ऐसा कोई काम नहीं कर रही है। तो काम नहीं कर रही है क्योंकि वर्तमान की जो सरकार है, वो सरकार इन विद्यार्थी, इन युवाओं के वोटों से नहीं चुनी गई है। क्योंकि पहले की सरकार अगर देखी जाए तो पहले की सरकार जो होती थी, वही मामला होता था विद्यार्थी युवाओं का, तो वो सरकार उन विद्यार्थी युवाओं के बारे में कहीं न कहीं सोचने के लिए मजबूर होता था और वो नेता भी सोचने के लिए मजबूर होता था। लेकिन जो वर्तमान के जो नेता हैं, वो विद्यार्थी युवाओं के बारे में कोई जो उनका जो विचार-विमर्श नहीं है, कुछ भी नहीं सोचते हैं। तो कहीं न कहीं मुझे जो लगता है कि वर्तमान की जो सरकारें बन रही हैं, वो विद्यार्थी युवाओं की ओर से नहीं बन रही है, जनता की ओर से नहीं बन रही। वो वर्तमान में जो ईवीएम मशीन है, उस मशीन के द्वारा बनाई जा रही है। सांसद विधायक बन रहे हैं, तो उन सांसद विधायकों को ये लगता है कि मुझे इन युवाओं से क्या लेना-देना? मैं इनकी बात क्यों करूँ? मुझे जहाँ से वोट लेना है, हमें तो उनकी बात करनी है। और ये बदमाशियाँ निरंतर वर्तमान की सरकार कर रही है, जी। जबकि पूरे देश में ये मामला चल रहा है। और भारत में ही नहीं, तमाम देश के जो टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट हैं, जो बहुत बारीकी से जानते हैं और जिसको जिस देश के लोगों ने बनाया है, वो लोग भी जानते हैं कि इससे जो है वोट चोरी किए जा सकते हैं, फ्रॉड किए जा सकते हैं, बहुत सारी गड़बड़ियाँ की जा सकती है। तो उन लोगों ने अपने देश में प्रतिबंध लगाया हुआ है। आरक्षण की बात करेंगे हम बुद्धप्रिय पासवान जी। जिस तरह देखने को मिला कि सरकारी सेक्टरों में आरक्षण है, लेकिन जिस तरह की तमाम सेक्टरों के निजीकरण कर दिए गए, आज जो वैकेंसियाँ बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए, वहाँ पर वैकेंसियाँ अधिकतर आउटसोर्सिंग पे आ रही हैं, ठेका प्रथा पे हो गया है और तमाम ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो रेलवे को हो गए, तमाम जगह प्राइवेट लागू हो गया है, वहाँ पर आरक्षण नहीं है। किस तरह देखते हैं कि आप बहुजन समाज से आते हैं और बहुजन समाज के जो आरक्षण था जिस पे बात बार-बार होती थी कि आरक्षण की वजह से वो एक खाई खींच दी गई है गैर बराबरी की। तो अब तो आरक्षण रहा नहीं। आज भी आरक्षण का विरोध हो रहा है क्योंकि सारी जगह तो प्राइवेट हो जा रहे हैं। और जिनके बाप-दादा सरकारी नौकरियों में थे, आज उनके बेटे मजबूर हैं 5-6 हज़ार 6-7 हज़ार में आउटसोर्सिंग पे नौकरी करने के लिए। क्या कहेंगे इसको किस तरह देखते देखिए, हैं? अभी जो रिज़र्वेशन का मामला है जो मुझे लगता है जो मेरी जानकारी है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुजन समाज में बहुत सारे इंटेलेक्चुअल हैं। कहने के लिए इंटेलेक्चुअल हैं, बुद्धिजीवी हैं, पढ़े-लिखे हैं, कर्मचारी अधिकारी हैं, लेकिन वास्तविक जानकारी भी उनको भी मुझे नहीं लगता कि है उस लेवल पे। कुछ ही लोग हैं जो जानते हैं कि रिज़र्वेशन कहाँ-कहाँ लागू होता है, किन-किन क्षेत्रों में लागू होता है और कौन-सा रिज़र्वेशन कितने सालों के लिए है। अभी हालाँकि दुश्मनों ने जो प्रचार-प्रसार किया आरक्षण के अंतर्गत, जबकि आरक्षण एक प्रतिनिधित्व है और वो जो है संविधान में जो प्राविधान किया गया है वो 4 जगह है। जो आरक्षण की जो बात कही गई, जो लिखी गई है, वो 4 जगह लिखी गई है। सबसे पहले वो एजुकेशन में है, कि एजुकेशन में रिज़र्वेशन लागू होना चाहिए और वो अनंत काल के लिए है। ऐसा नहीं है कि जो है 10 साल, 5 साल के लिए, 20 साल के लिए, वो अनंत काल के लिए है। और दूसरा रिज़र्वेशन है रिज़र्वेशन इन एम्प्लॉयी यानी नौकरियों में आरक्षण, यह भी अनंत काल के लिए है। और तीसरा जो आरक्षण है, वो रिज़र्वेशन इन प्रमोशन का था। और जो चौथा रिज़र्वेशन है, वो है राजनीतिक आरक्षण। राजनीतिक आरक्षण 10 साल के लिए है। अब ये 10 साल के लिए क्यों है? तो इस पे विचार-विमर्श पढ़े-लिखे लोगों को करना चाहिए। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान लिखते समय उन्होंने ये प्राविधान कर दिया कि जो जो ये 3 रिज़र्वेशन है ये जो है अनंत काल के लिए रहेगा, लेकिन जो चौथा रिज़र्वेशन है ये 10 साल के लिए होगा। और वो 10 साल के लिए क्यों होगा? क्योंकि अगर उस रिज़र्वेशन से समाज के लोगों का फ़ायदा होता है, तो ही उसको आगे बढ़ा के रखना होगा, नहीं तो उसको वहीं समाप्त कर देना होगा। क्यों ऐसा होना चाहिए? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने ये 1932 में जब पूना पैक्ट हुआ, 24 सितंबर 1932 को जब पूना पैक्ट हुआ, गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच में, तो बाबा साहब अम्बेडकर को ये एहसास हो गया, ये आभास हो गया कि अभी ये क्योंकि जो अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने हासिल किया था, ये अंग्रेजों से हासिल किया था। भारत में जो उस समय आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले लोग रहे, उन लोगों ने कोई अधिकार दिया नहीं था और बाबा साहब अम्बेडकर ने अंग्रेजों से लड़ झगड़ के वो अधिकार लिया।
जब अंग्रेजों से लड़ झगड़ के अधिकार लिया तो यहाँ गांधी और नेहरू जैसे लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध किया, और उस विरोध की वजह से ही जो पूना पैक्ट करार हुआ 24 सितंबर 1932 को, तो बाबा साहब अम्बेडकर को ये आभास और एहसास हो गया कि इस जो पूना पैक्ट से जो हमारे समाज में जो नेता पैदा होगा, वो समाज का वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं करेगा। नेता तो होगा समाज का, लेकिन समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा। तो इस बात को ध्यान में रखकर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान लिखा, तो संविधान लिखते समय उन्होंने इसका प्राविधान कर दिया कि इस जो रिजर्वेशन की वजह से जो नेता समाज में पैदा होगा, अगर वो नेता समाज के हित में काम करता है तो बढ़ा के रखना होगा। अगर कोई काम समाज के हित में नहीं करता है, समाज का है, समाज के हित में नहीं काम कर रहा है, तो आपको नहीं लगता है कि ये जो आपने राजनीतिक आरक्षण की बात की, इसकी समाप्त की बात नहीं होती? क्योंकि हाँ, तो इसी वजह वही से लोग समाप्त की इसकी बात नहीं करते, लेकिन जो एजुकेशन में है, प्रमोशन में है, इन जगहों पे जो आरक्षण मिलता है वो कहते हैं इसकी समाप्ति हो जाना चाहिए। उसका कारण ये बताते हैं कि जो लोग आईएएस बन गए, पीसीएस बन गए या नेता विधायक बन गए, उनको आरक्षण की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो एक अच्छे जिस हाशिए से थे उनका तो बढ़ोतरी हो गया। क्या लगता है कि जो लोग नौकरियों में आ गए उनके साथ जिस कारण से आरक्षण दिया गया, वो आज उनके साथ छुआ-छूत, भेदभाव, ये सब सारी चीजें क्या सिस्टम में आने के बाद वो सब खत्म हो जाती है? नहीं, खत्म नहीं होती है, तो यही है ना, अभी ये जो बड़े पैमाने विरोध हो रहा है, क्योंकि उसी रिजर्वेशन की वजह से जब जिस रिजर्वेशन के तहत बाबा साहब ने प्रावधान किया कि जो है एजुकेशन में, एम्प्लॉयी में, इसमें रिजर्वेशन अनंत काल के लिए रहेगा, इसकी कोई सीमा नहीं है। और इस रिजर्वेशन की वजह से लोग कर्मचारी अधिकारी बने हैं बड़े पैमाने पे। तो जो बने हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई एक्स्ट्रा किसी का अधिकार लिया हुआ है। संविधान ये कहता है कि संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी होनी चाहिए, उसके आधार पर उनको अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन जो संविधान में लिखा हुआ कि संख्या के आधार पे हिस्सेदारी होनी चाहिए, उनकी भागीदारी होनी चाहिए, वो अभी पूरा नहीं मिल रहा है। और जो मिल रहा है, तो उसकी वजह से समाज में जो जिन लोगों ने इतिहास में गुलाम बना के रखा, आज शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड के लोग उस स्तर पे हैं, तो उन लोगों को, जिन लोगों ने अधिकार वंचित रखा हुआ था, उन लोगों को ये उनसे बर्दाश्त आज भी नहीं होता। इतिहास में तो बर्दाश्त वैसे भी नहीं होता था, आज भी उनसे ये बर्दाश्त नहीं होता। और समाज में जो उन्होंने समाज में गलत उन्होंने प्रचार-प्रसार भी किया कि जो रिजर्वेशन है, जो आरक्षण है, वो 10 साल के लिए है। डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में 10 साल के लिए प्रावधान किया, तो वो लोग निरंतर गलत प्रचार करते हैं। और हमारे जो बहुजन समाज के नेता हैं, वो अभी अनपढ़ और जाहिल हैं। अगर जो है जिन लोगों ने विरोध किया कि नहीं ये 10 साल के लिए है, तो कम से कम उन लोगों को इस पे विचार विमर्श करना चाहिए, उनको पढ़ना लिखना चाहिए कि ये बात सही है कि 10 साल के लिए होना चाहिए कि ये अनंत काल के लिए है, उसकी भी वो जानकारी नहीं करते हैं। और क्योंकि जो 10 साल के लिए आरक्षण है, बाबा साहब अम्बेडकर कहा कि अगर 10 साल के बाद इसकी समीक्षा करना, समीक्षा करने के बाद अगर उससे समाज का हित होता है, तो बरकरार रखना, नहीं समाप्त कर देना। तो आज समाप्त क्यों नहीं हो रहा है? बहुजन समाज के 131 एमपी चुन करके जा रहे हैं पार्लियामेंट में, लेकिन समाज के विरोध में निरंतर कानून बन रहा है। तो इस पूना पैक्ट का ही ये परिणाम है। इसको समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक समाप्त नहीं हुआ। क्योंकि समाप्त इसलिए नहीं किया गया, क्योंकि इसी आरक्षण की वजह से जो पूना पैक्ट हुआ, जो राजनीतिक आरक्षण है, इस राजनीतिक आरक्षण की वजह से जो एससी, एसटी, ओबीसी में दलाल भड़ों का वजूद बरकरार रखा जाए। जब उनका वजूद रहेगा, तो जो फॉरवर्ड के लोग हैं, वो लोग हम बहुजन समाज के जो नेता हैं, जो एससी, एसटी, ओबीसी के नेता हैं, जो पूना पैक्ट से पैदा हुए नेता हैं, वो उनको इस्तेमाल करते रहते हैं। तो वो इस्तेमाल होते रहते भी हैं। वो अपनी पार्टियों में उनको तो लेते हैं, पद दे दिया, यानी पद का मतलब पोजीशन दे दिया, मगर जो पावर होता है वो उनके पास पावर नहीं होता। तो वर्तमान में बड़े पैमाने पे नेता तो हैं, और वो नेता समाज के हित में कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो इसके आधार पे तो समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन समाप्त नहीं हो रहा अभी भी। आज लगभग 1932 के बाद और आज आपका 2025 चल रहा है, लगभग 7 साल बचे हुए हैं 100 साल पूरा होने में। कितना डेवलपमेंट हुआ? जिस लेवल पे, जिस स्तर पे विकास होना चाहिए था इस देश का, इस देश के लोगों का, क्या हुआ? नहीं हुआ। तो इन नेताओं की वजह से ही नहीं हो रहा है। जबकि हर एक स्तर पे बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिख दिया है कि प्राइमरी लेवल से हर एक स्तर पे, क्योंकि जो चुनाव की प्रणाली है, आपके ग्राम सभा का प्रधान होता है, बीडीसी होता है, जिला पंचायत होता है, ब्लॉक प्रमुख होता है, विधायक होता है, सांसद होता है, तमाम स्तर बने हुए हैं। और हर एक स्तर पे आम आदमी के विकास के लिए बजट आता है।
और वो बजट आम आदमी तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। तो कहीं न कहीं ये जो समस्याएँ बन रही है, ये उन्हीं नेताओं की वजह से बन रही है, जो बहुजन समाज के नेता तो हैं, मगर वो बहुजन समाज का वास्तविक प्रतिनिधित्व तो नहीं कर रहे हैं। जी। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिखा भी हुआ है उनके लिए। तो हमारी ये डिमांड है और हमारी ये आपके चैनल से माँग भी करते हैं कि जो राजनीतिक आरक्षण है, वो समाप्त कर देना चाहिए। क्योंकि जब राजनीतिक आरक्षण समाप्त होगा, तो जो अभी हमारे जो नेता बन रहे हैं, जो ये उन तब उनको ये एहसास होगा कि हमने इतने सालों तक हमने राजनीति की, हम सांसद, विधायक बने रहे, मंत्री बने रहे, आज हमारा भी ये सब खत्म हो गया। तब वो समाज के लिए हो सकता है कि वो आवाज़ बुलंद करें, समाज के अधिकार के लिए आवाज़ उठाएँ। और दूसरी चीज़ यह भी देखने को मिलता है कि बड़े पैमाने पे शेड्यूल्ड कास्ट के नेता, बैकवर्ड के नेता, शेड्यूल्ड ट्राइब के नेता कहीं न कहीं इनको इस्तेमाल किए जाते हैं। चाहे वो तमाम जो बजट आते हैं, उन बजट में गड़बड़ी की जाए, उन बजटों में घोटाले किए जाएँ। तो तमाम ऐसे षड्यंत्र करके इनके सबूत रखे जाते हैं, तमाम पार्टियाँ रखती हैं, ताकि अगर ये पार्टी से निकले, तो इनको इस्तेमाल किया जा सके। अगर ये पार्टी से निकलते हैं, तो ये हमारा कभी विरोध ना करने पाएँ। क्योंकि ज़्यादातर देखने को मिलता है कि जो बहुजन समाज के नेताओं को केवल इस्तेमाल लोग करते हैं और वो इस्तेमाल होते भी हैं और इस्तेमाल होने के बाद वो कोई काम नहीं करते हैं। जी।